नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और मैं अंशु कुमार। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको देते हैं बेहद ही कम समय में हफ्ते भर की जानकारियां। तो अगले 1 घंटे तक बने रहे हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते क्या क्या रहा खास। तो आइए साप्ताहिकी की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की से, जिसमें हमने बात की मसूर की खेती के बारे में। दलहनी फसलों की अगर बात की जाए तो मसूर एक अहम स्थान रखती है और साथ ही साथ देश के ज्यादातर हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। अगर कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि धान के कटोरे में दलहन की खेती की भी अपार संभावनाएं हैं। ज्यादातर मसूर की खेती धान के फसल के बाद ही की जाती है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की पर। आइए जानते हैं कि मसूर की खेती कैसे की जाती है, और इस पर आज ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हमारे कार्यक्रम बातें खेती की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, इस बार सब जानते हैं कि जो दलहन की पैदावार है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो दालों की कीमतें हैं वो सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं और दालें 200 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर जो मार्केट में बिकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या किसानों को इन सभी के मद्देनज़र दालों की पैदावार को बढ़ावा देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो मसूर की खेती के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मसूर की खेती के लिए जो भूमि है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है जी कि दालें जो हैं वो गगनचुंबी मूल्य पर पहुंच गई। बिल्कुल। तो किसानों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि दाल पैदा कौन करता है? किसान पैदा बिल्कुल करता है। और जब किसान पैदा करता है तो उसको भी ये देखना चाहिए कि किस फसल में हमको कितना लाभ होगा। जी तो निस्संदेह यदि वो दाल वाली फसलें पैदा करता है जी तो इस समय उसको बहुत फायदा लाभ होगा। जी, तो आपसे डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी जानना चाहेंगे कि अगर मसूर की खेती कोई किसान करना चाहता है तो उसके लिए भूमि की तैयारी वो कैसे करेगा? देखिए, इसके लिए दोमट या भारी दोमट भूमि की आवश्यकता पड़ती है जी और अधिकांशतः धान काटने के बाद खेत की तैयारी करके ही जो है मसूर बोई जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में जब हम धान काट करके खेत की तैयारी करते हैं जी तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि धान को जब हम के खेत को जोतते हैं जी तो उसमें धान की छूट रह जाती है। बिल्कुल। तो इनको शीघ्र सड़ने के लिए जैसे ही हम खेत की जुताई करते हैं जी 20 किलो पर हेक्टर यूरिया का पहले इसमें खेत में छिड़काव कर दें, जी जिससे कि जो धान की ठूंठ है ये जल्दी से जल्दी गल जाएंगी और हमारा खेत तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, बीज की मात्रा और बोने की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हम बीज को बोने के हिसाब से बीज की दर की बात करते हैं जी जी तो अगर हम सीड ड्रिल से बोते हैं तो 40 किलो से लेकर के 60 किलो पर हेक्टर हमारा बीज लग जाता है। जी अगर हम पिछैती देर में बोते हैं और छिटकवा बोते हैं जी तो हमको 65 से 80 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। जी, अब बात आती है बीज के उपचार की। बिल्कुल। क्योंकि बोने से पहले ये परम आवश्यक है कि बीज को उपचारित कर लिया जाए। जी, तो बीज को किस तरह से उपचारित किया जाए? तो बीज को उपचारित करने के लिए जरूरी है कि जो बीज जनित रोग हैं जी इनसे बचने के लिए हम थीरम, कैप्टान या बावस्टीन, ये हमारी रसायन है जी, इनसे हम उपचारित करते हैं। तो बातें खेती के बाद नजर हमारी डायरी पर, यानी बात देश डायरी की, जिसमें हम आपको किसान, खेती बाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। उत्तर प्रदेश के छाता जिला में अशर एग्रो के 18 मेगावाट बायोमास पावर एवं सिलिका प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ऐसी तकनीक विकसित कर रही है जो पर्यावरण को बिना प्रभावित किए, बिना किसी प्रदूषण के चावल के छिलकों से बिजली और उसके बाद बची हुई राख से भी सिलिका बनाएगी। अब तक सिलिका को नदी की रेत से ही प्राप्त किया जाता रहा है और सिलिका बनाने की क्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, जो जल प्रदूषण का महत्वपूर्ण घटक है।
लेकिन इस नए ग्रीन सिलिका प्रोजेक्ट में बिना प्रदूषण सिलिका बनाने का तरीका है। प्रदेश में बनी सिलिका सबसे पहले अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से फूलों, जड़ी बूटियों की खेती वाले क्लस्टरों में राज्य सरकार की वित्तीय मदद के साथ कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य के प्रमुख पुष्प उत्पादकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने फूलों और बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को दिए जाने वाले नियोजन और विपणन समर्थन का अध्ययन करने के लिए बागवानी विभाग में एक मार्केट इंटेलिजेंसी विंग भी बनाने का निर्णय लिया है। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास को गति देने के लिए मैमर्स झारखंड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की ओर से राज्य में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले के गेटलसूद गांव में इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में बहुस्तरीय शीत भंडारण, शुष्क माल गोदाम, सब्जियों के डिहाइड्रेशन लाइन, आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण सहित फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण शैली जैसी दूसरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस परियोजना से किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत तो मिलेगी ही, साथ ही उत्पादन भी कम से कम खराब होंगे। इसके अलावा कृषिगत उत्पादों और उद्यमशीलता के व्यापक अवसर पैदा होने से राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना देश में प्रारंभ की है और असम राज्य को 5.76 करोड़ रुपए दिए गए। किंतु आश्चर्य ये है कि उस पैसे को सरकार अभी तक खर्च भी नहीं कर पाई है, जबकि इस काम के लिए पहले भारत सरकार एक भी पैसा किसी भी राज्य को नहीं देती थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से भी इस वर्ष जैविक खेती के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसका भी लाभ असम की सरकार नहीं उठा रही है। असम की ओर से सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए दिए गए, लेकिन उसे भी राज्य सरकार अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में अखिलेश सरकार प्लेसमेंट के साथ उद्यमिता विकास केंद्र खोलने की तैयारी में है। कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार ने इसकी जानकारी दी। इस बारे में प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाकर उद्यमिता विकास केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में उद्यमिता विकास केंद्र के संचालन के साथ ही कृषि स्नातकों को उद्योग शुरू करने के लिए हर स्तर पर मदद और मार्गदर्शन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। तो दोस्तों रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी आपके पते की। तो ब्रेक के बाद आप सभी का साप्ताहिकी में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपके पते की, यानी बात हमारे खास कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हमने बात की मेक इन इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया आइडिया जो अब एक स्कीम का रूप ले रहा है। दरअसल इसका मतलब है कि अच्छी और जरूरत की चीजों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा भारत में होगा। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को किया था। तो आइए अपने खास कार्यक्रम बात पते की में एक नजर डालते हैं। सचिन जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की जो घोषणा 2014 में कर चुके हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से कर चुके हैं। बेसिकली मेक इन इंडिया है क्या? संध्या जी, मेक इन इंडिया भारत सरकार की वो योजना है, जैसे आपने कहा भी कि आइए और निर्माण कीजिए भारत में, कम मेक इन इंडिया जी। तो भारत सरकार ये चाहती है कि सभी कंपनियां जो विदेशी हों चाहे देशी हों अपनी वस्तुओं का, अपने उत्पादों का निर्माण भारत में करें जी। और जैसे आपने बताया 2014 में प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया जी। और मेक इन इंडिया के साथ जो वो लेकर आए हैं एक नारा और है, उन्होंने जो दिया है वो है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट जी। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के बारे में मेक इन जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और वो पूरे के पूरे उन्होंने मेक इन इंडिया को जो बनाया है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के बारे में, वो कहते हैं हम उत्पादों का निर्माण करेंगे जीरो डिफेक्ट के साथ जी।
और इस तरह से उत्पादों का निर्माण करेंगे कि जिसका एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर जीरो इफेक्ट होगा। तो मेक इन इंडिया भारत सरकार के इस स्कीम को पूरा कंप्लीट करता है। मेक इन इंडिया विद जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। बिल्कुल। तो सचिन जी, जैसे आपने बताया कि मेक इन इंडिया बेसिकली सरकार को लाने का जो मकसद था वो ये था, क्यों है मेक इन इंडिया की ज़रूरत देश को? संध्या जी, मेक इन इंडिया की ज़रूरत क्यों है, अगर मैं आपसे कुछ डिस्कस करूं तो 300 साल का इतिहास हम उठाते हैं। तो 300 साल के इतिहास में हम देख सकते हैं कोई भी देश अगर सुपर पावर बनाए तो बिना मैन्युफैक्चरिंग हब हुए वो नहीं बना। चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपका ब्रिटेन हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका अमेरिका हो, चाहे अब चाइना हो, हम भी एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो नेचुरली हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनना ही होगा और मेक इन इंडिया कहना होगा। बिल्कुल। फिर आपका दूसरा है प्रश्न कि इंडिया ही क्यों? तो इंडिया में जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 3D की बात करी, वो कहते हैं डेमोक्रेसी। जैसे सबसे बड़ा रूल डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रजातंत्र, यहाँ पर जनता का राज हो। तो हिंदुस्तान, जैसे आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिल्कुल। दूसरी वो बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि जनसंख्या के अंदर उन लोगों की संख्या ज्यादा जो मैन पावर है, जो काम कर सकते हैं, यानी कि 15 साल से लेकर 64 साल के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। अब भारत सरकार चाहती है कि ये 16% से 25% हो जाए 2022 तक। तो नेचुरली जब मेक इन इंडिया होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और ये सब चीज़ें भी होंगी और ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा है कि यहाँ पर रोजगार के मौके काफ़ी उभर कर आएंगे, किस तरह के रोजगार के मौके मिलेंगे युवा शक्ति को? देखिए, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि भारत के जीडीपी में इस समय सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 60% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, लेकिन सर्विस सेक्टर में रोजगार नहीं है। बिल्कुल। रोजगार के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाया जा रहा है, रोजगार के लिए ही मेक इन इंडिया की तरफ जाया जा रहा है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट और आता है कि फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन स्किल्ड बेस्ड वो रोजगार होगा। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अब जो गाँव का जो आवागमन है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोका जाएगा, जिससे जो शहरी गरीब लोग हैं उनका यहाँ पर समावेश हो सके, उनको यहाँ पर रोजगार मिल सके। क्या आपको लगता है कि इस आवागमन को रोक लगा देने से, इस आवागमन को कम कर देने से जो शहरी गरीब हैं, क्या उनका समावेश हो पाएगा, उनको ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिल पाएगा? देखिए संध्या जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोक लगा देने से, रोक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गांव के युवा को गांव में रोजगार मिलेगा तो कोई शहर आना पसंद नहीं करेगा। तो शहर के लोगों को शहर में रोजगार मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार की जो ये पूरी स्कीम है, मेक इन इंडिया जो स्कीम है, उसका जो पर्पज है वो यही है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, गाँवों के लिए भी और शहरों के लिए भी। यहाँ सबके विकास की बात कर रहे हैं, गाँवों की भी और शहरों की भी। जब तक गाँव विकसित नहीं होंगे, शहर वैसे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबकी ही बात होगी। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो स्किल इंस्टीट्यूट खोलेगी सरकार, वो सभी जगह खोलेगी, गांवों में भी और शहरों में भी। बिल्कुल। सचिन जी, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया गया है, किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा काम किया जा सकता है मेक इन इंडिया के जरिए? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत सरकार ने जितने भी उद्योग थे उनको 25 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं और उसके अंदर ही वो डेवलपमेंट की बात पूरी की पूरी शुरू में कर रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग से सारा का सारा जितना भी FDI आएगा या जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो भारत सरकार उन्हीं सेक्टर्स में चाह रही है, क्योंकि उन्हीं में उन्होंने 100% FDI को अलाउ किया हुआ है। और उनको देखते हुए किस तरीके के लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक MSME को भी डेवलप करना भारत सरकार बहुत चाह रही है। जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं, क्योंकि रोजगार वो ज्यादा वहां पर ज्यादा जनरेट होता है कंपैरेटिवली बड़ी उद्योगों के। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं नेचर और एडवेंचर पर बेस्ड फिल्म शॉर्टकट सफारी पर, जिसका निर्देशन किया है अमिताभ सिंह ने। ये कहानी है एक स्कूल के 7 बच्चों की, और ये बच्चे जा रहे हैं नेचर कैंप पर कैसे सफर बन जाता है एडवेंचर, डालते हैं एक नजर। यहाँ पास में कोई गांव होगा, मैं फटाफट चेक करके आता हूँ।
स्कूल है, इसी स्कूल के 7 बच्चे एक नेचर कैंप के लिए यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क में गए थे और यही 7 बच्चे पिछले 20 घंटों से लापता हैं। आप सब जिंदा रहना चाहते हैं तो चलिए एक खेल खेलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मुनाफे की, यानी बात हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हमने आपको बताया कि साल 2015 में बरसात की कमी के बाद साल 2016 में भी कम बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2016 में अब तक देश भर में सामान्य के मुकाबले करीब 63% कम बारिश हुई है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि करीब 16 साल के बाद देश में आयातित मक्के की पहली खेप अगले हफ्ते कांडला बंदरगाह पहुंचने जा रही है। भारत को बड़ी मात्रा में दलहन निर्यात करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया में इस साल तो ज्यादा दलहन पैदा होने का अनुमान है और साथ ही अगले साल भी दलहन की पैदावार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की पर। मौसम विभाग के मुताबिक 17 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 56% कम बारिश दर्ज की गई है। सामान्य तौर पर 17 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में देश भर में औसतन 5.4 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 2.4 मिलीमीटर ही बरसात हो पाई है। वे जिस प्रकार से जनवरी माह से लेकर फरवरी माह तक हमने बरसात में कमी दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से दर्शाया गया है कि औसतन यहाँ पर 11.7 मिलीमीटर की बरसात हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर 31.3 मिलीमीटर की पिछले साल के दौरान बरसात यहाँ पर दर्ज की गई थी। यानी कि कम बरसात का इम्पैक्ट फसलों पर किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो बारिश हुई है 2016 में तकरीबन 63% बारिश की कमी अभी दर्ज की गई है। हालांकि बरसात अगर अनुमान के मुताबिक अगर नहीं होती है या अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फसलों पर देखने को मिलता है। जो खड़ी फसल है उसको कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर पूरी नहीं हो पाती और जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है उत्पादन पे। उत्पादन में सीधा हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलती है और जिससे हमारी जो फसल है वो आंशिक रूप से थोड़ा सा कम बाज़ारों में उपलब्ध हो पाती है। तो ओवरऑल बारिश का कमी होना या बारिश का अनुमान के मुताबिक ना होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आने वाले समय में जो फसल का जो उत्पादन है वो एक नकारात्मक रूप से उस पर प्रभाव पड़ सकता है अगर बारिश की कमी यहाँ पर देखने को दर्ज की जाती है। करीब 16 साल के बाद देश में आयातित मक्का की पहली खेप अगले हफ्ते कांडला बंदरगाह पहुंचने जा रही है। सरकार की ओर से मक्का आयात के लिए अधिकृत की गई कंपनी पीईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली खेप में करीब 40,000 टन मक्का कांडला बंदरगाह पहुंचने जा रही है। इसके अलावा अगली खेप 65,000 टन के मक्का के साथ मार्च के पहले हफ्ते में रायगढ़ पोर्ट पर पहुंचने का अनुमान है। वे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयातित मक्के की पहली खेप कांडला बंदरगाह पर पहुंचने जा रही है, तो अब तक यानी कि जो पहली खेप है वो कितनी क्वांटिटी की मक्का आयात की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली खेप में सरकार ने जो पीईसी के द्वारा जो आयात करने के लिए टेंडर जारी किए थे, उस टेंडर में से तकरीबन पहली खेप में 40,000 टन मक्का कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। उसके अलावा जो अगली खेप आएगी उसमें तकरीबन 65,000 टन का मक्का है, वो मार्च के पहले हफ्ते में जयगढ़ पोर्ट पर पहुंचने का अनुमान है। मेरी राय के अनुसार जो पीईसी में इस साल जो मक्का आयात के लिए 2 टेंडर जारी किए थे, पहला टेंडर 2.90 लाख टन मक्के का आयात का था और दूसरा टेंडर पीईसी ने जो जारी किया था वो तकरीबन 2.40 लाख टन मक्के के आयात के लिए जारी किया था। तो अगले हफ्ते जो मक्का पहुंचने वाला है वो पहले टेंडर का जारी किया हुआ है जो कि 2.90 लाख टन पीईसी ने जारी किया था।
मुझे लगता है कि इस साल देश में जैसे कि मक्के की पैदावार थोड़ी सी कम हुई है और घरेलू इंडस्ट्री में भी सरकार से बिना किसी आयात शुल्क से इंपोर्ट की इजाज़त मांगी थी। तो खबर मुनाफे के बाद अब बात करते हैं अपने अगले कार्यक्रम की, जिसका नाम है पूछें अपना सवाल, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी से जुड़े सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपके भी है कोई सवाल तो अभी फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी और पूछ सकते हैं अपने सवाल। फिलहाल आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम पूछे अपना सवाल पर। मेरे को हल्दी की खेती करनी है सर जी। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है, कैसे बोया जाता है, कैसे कौन सा बीज लेना है, कैसे उत्पादन लेना है, वो कुछ भी मेरे को पता नहीं है। तो उसमें क्या क्या दिक्कत होती है वो। ठीक है, मैं आपको हल्दी की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हाँ हाँ। देखिए, सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी करेंगे हाँ। तो पहली मिट्टी पलटने वाले हल से आप गहरी जुताई करेंगे। हाँ हाँ। और पाटा लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं। हाँ। अब बात आती है कि कौन सी प्रजाति हम लगाएं। हाँ हाँ। तो देखिए, आप लिखना चाहें तो लिख लें। देखिए, एक वैरायटी है सोनिया, पूना, गौतम और रसीम। इनमें से चुनाव आप करें, इन वैरायटीज में से। मुर्गी पालन के बारे में पूछना था, ज्यादा मोर्टेलिटी हो रहा है, उसके लिए वैक्सीन जो किस तरह से किया जाए ज्यादा बचत हो। देखिए, ज़्यादा बचत के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुर्गी की पहले प्रजाति, अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। उसमें लेग हार्न है, रोड है, मुनारका है, इस तरीके की मुर्गियां पालें। बाड़ा आप इतना बढ़िया हवादार बनाएं, जालीदार बाड़ा बनाएं, नीचे जो है उसमें धान की भूसी बिछाएं और हर सप्ताह उस भूसी को निकाल करके फेंक दें ताकि रोग वोग लगने का डर ना रहे। हाँ, तो इस तरीके। और उनके चारा और पानी का जो है बीच, उसमें जो आपने बाड़ा बनाया उसमें बीच में इंतजाम करें। तो साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हम रॉबिन हुड आर्मी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम प्रसंग की, जिसमें हमने आपको मिलवाया रॉबिन हुड आर्मी से। रॉबिन हुड आर्मी का मिशन है बेघर, भूखे और बेसहारा लोगों का पेट भरना, ताकि हमारे देश में भूखमरी से होने वाली मौतों को रोका जा सके। रॉबिन हुड आर्मी ने अपने मिशन की शुरुआत महज 6 वॉलंटियर से की थी और उन्होंने फुटपाथ पर सोए करीब 100 लोगों को खाना खिलाया था और आज इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है, जो सिर्फ फुटपाथ पर ही नहीं बल्कि झुग्गी झोपड़ियों में भी जाकर भूखों का पेट भर रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुए ये सफर अब भारत के हर राज्य होते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम प्रसंग पर। भारत देश के कृषि प्रधान होने के बावजूद भी हम हर साल कितनी जिंदगियां केवल भूख की वजह से गंवा देते हैं। लेकिन एक फौज है जो अगस्त 2014 से भारत में इस सामाजिक बीमारी से निपटने की कोशिश कर रही है। ये वो फौज नहीं है जो सरहद पर हथियारों से हमारी रक्षा करती है, बल्कि ये वो फौज है जो हमारे समाज की बुराइयों से हौसलों का हथियार लिए लड़ रही है। वो खुद को रॉबिन हुड आर्मी कहते हैं। आज हम आपको मिलाते हैं इस रॉबिन हुड आर्मी नोएडा की टीम के पहले मेंबर से, जिन्होंने नोएडा में इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद की। रॉबिन हुड आर्मी में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी रेस्टोरेंट्स का लेफ्ट ओवर खाना है वो रेस्टोरेंट्स वाले डंप ना करके हमको दे दें। तो जो यहाँ पे आप लीडी लोग देख रहे हैं, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेफ्ट ओवर खाना एक जगह बचता है और एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे किसी आदमी को अपना सेकंड मील कहाँ से मिलेगा उसका आइडिया भी नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों चीज़ों को हम मर्ज कराएं। इसको करवाने के लिए हम हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह से अप्रोच करते हैं, केटरर्स से अप्रोच करते हैं, RWA वगैरह से अप्रोच करते हैं कि आपका जितना भी खाना आपका वेस्ट हो रहा है आप हमें दे दें। हम कोशिश करेंगे कि वो किसी को खिला दिया जाए डस्टबिन में फेंकने की जगह। रॉबिन हुड आर्मी अपने काम से तो अच्छा संदेश दे ही रहे हैं, साथ ही उनकी पोशाक भी
देश भर में सुख समृद्धि का संदेश देती है। हरे रंग की टी शर्ट पहनकर वो हर रविवार अपने मिशन पर निकलते हैं। ये फौज हर हफ्ते लगभग 2000 लोगों का पेट भर रही है। रॉबिन हुड आर्मी से जुड़े हुए लोग एक दिन एक निश्चित जगह पर मिलकर रेस्टोरेंट और कैटरर्स के पास जाकर उनका बचा हुआ खाना पैक कराते हैं और गरीब और भूखे लोगों में बांटते हैं। रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना पैक कराकर वो उन लोगों में बांटते हैं जिन लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। वो गरीबी से इस कदर जूझ रहे होते हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। अक्षय बताते हैं कि रॉबिन हुड आर्मी के सह संस्थापक नील घोष को इसकी प्रेरणा रीफूड फाउंडेशन लिस्बन से मिली। भारत में रॉबिन हुड आर्मी की शुरुआत करने से पहले वो रीफूड प्रोग्राम में एक वॉलंटियर की तरह काम कर चुके हैं। वहाँ से उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने देश में भी कुछ ऐसा ही शुरू कर सकते हैं जिससे उन लोगों तक खाना पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी सितंबर 2014 में, जहाँ पे 6 लोग बाहर निकले थे कुछ खाना लेके। इनके फाउंडर हैं नील घोष एंड आनंद सिन्हा। ये लोग जब पोर्चुगल में थे तो रीफूड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास लेफ्ट ओवर खाना होता है। वो लोग बाहर जाते हैं और वो खाना डंप नहीं करने की जगह किसी को फीड करते हैं। उन्होंने वहाँ पे कुछ देर काम किया एंड रियलाइज़ किया कि इंडिया में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे खाना बहुत है, अगर उसको ठीक से चैनलाइज किया जाए तो हम काफ़ी लोग जो रात को बिना खाना खाए सोते हैं उनको सर्व किया जा सकता है। तो वही मुहिम उन्होंने यहाँ पे चलाने की कोशिश की। सितंबर में उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया। उस फेसबुक पेज के जो लाइक्स आने स्टार्ट हुए, वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के उसमें रजिस्टर किया और रॉबिन हुड आर्मी वहाँ से स्टार्ट हुआ। रॉबिन हुड आर्मी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो 26 अगस्त 2014 को एक एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन ये एक एनजीओ की तरह काम नहीं करता। इससे जुड़े हुए लोग अपने शहर में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई नया मेंबर इससे जुड़ना चाहता है तो वो अपने ही शहर में एक वॉलंटियर की तरह काम कर सकता है। इतना ही नहीं, अब रेस्टोरेंट भी इससे जुड़ रहे हैं जो खाना पहुंचाने में रॉबिन हुड आर्मी की मदद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट रॉबिन हुड आर्मी के लिए ताज़ा खाना बनाते हैं जिसमें दाल, चावल, खिचड़ी जैसी चीजें शामिल होती हैं। साथ ही वो खाना पकाते वक्त सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं और खाना तैयार होते ही वो लोग रॉबिन हुड आर्मी के मेंबर्स को फोन के जरिए बता देते हैं कि खाना तैयार है और वो इस खाने को गरीब लोगों तक ले जा सकते हैं। खबर मिलते ही वॉलंटियर्स रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर तुरंत ही उसे जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं जिससे गर्म खाना ही उन लोगों तक पहुंच सके। रॉबिन हुड आर्मी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ अ नोबल कॉज। रॉबिन हुड आर्मी का मानना ये है कि हमारे देश में खाने की कमी नहीं है। कितना खाना हम लोग यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कमी है तो सिर्फ उस व्यर्थ हो जाने वाले खाने का सही उपयोग करने की। उस खाने का सही उपयोग ना होने की वजह से वो खाना उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जिनको उस खाने की सख्त जरूरत है। रॉबिन हुड आर्मी की इस पहल से आज हजारों लोग भूख जैसी परेशानी से लड़ने में सक्षम हैं। एक वक्त का ही सही पर कितने ही लोगों को कम से कम खाना तो नसीब हो रहा है। Serve the hungry citizen. फिलहाल साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक अनोखी से। साप्ताहिकी में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक अनोखी से, यानी बात करते हैं हमारे कार्यक्रम अनोखी की। अनोखी में हमने आपको मिलवाया इस हफ्ते अर्चना कपूर से। सामुदायिक रेडियो जिसका अस्तित्व अब कहीं गुम होता जा रहा है,
लेकिन अपने हौसले से इसे बरकरार रखने की मिसाल अर्चना ने दी है, जिन्होंने मेवात जिले में सामुदायिक रेडियो की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया तेरी बात मेरी बात सुनो रेडियो मेवात। यह हरियाणा राज्य का सबसे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। रेडियो मेवात की संस्थापक अर्चना कपूर ने सामुदायिक रेडियो के द्वारा रूढ़िवादी मेवात जिले की दशा बदल दी और अब मेवात और उसके आसपास के लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम अनोखी पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे बसा ये एक ऐसा इलाका है जहां आज भी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के पास रोजगार का इकलौता साधन खेती है और यही उनकी गुजर बसर का साधन भी है। आधुनिक मेवात की स्थापना सन 1966 को फरीदाबाद और गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर की गई। इसके मुख्य खंड नुहू, तावड़ू, नगीना, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और हथीन हैं। यहाँ की प्रमुख बोली मेवाती है। मेवात में रूढ़िवादी सोच इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर सरकार की कोशिशें भी नाकाम हो रही थी, लेकिन उन कोशिशों को साकार करने का जिम्मा उठाया दिल्ली की रहने वाली अर्चना कपूर ने, जो पेशे से एक फिल्मकार हैं। इससे पहले वो सरकारी विभाग ONGC में नौकरी किया करती थी, लेकिन अर्चना बचपन से ही रचनात्मक सोच वाली रही। उनमें हमेशा से ही कुछ अलग करने की चाह थी। इसी के चलते उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ फिल्म मेकिंग सीखी और तरह तरह की जगहों पर जाकर लोगों से मिलकर उन्हें समझाकर उनकी परेशानियों में उनकी हमदर्द बनने की कोशिश की। निरक्षरता के कारण कोई अखबार वगैरह तो ज़्यादा पढ़ना जानते नहीं थे। सूचना का पूरी तरीके से अभाव था। लगभग 2% घरों में टीवी था। रेडियो का तो सुना ही नहीं था। तब मोबाइल फ़ोन का भी इतना प्रचलन नहीं था। तो ऐसे माहौल में हम लोग ने काफ़ी इसको एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह लिया। 19 NGOs ब्लैकलिस्ट हो चुके थे और हम लोग जब यहाँ आए, हमने समुदाय के बीच में बातचीत करी तो लोगों में बहुत गुस्सा था। उनका विश्वास उठ चुका था, ख़ास तौर पे स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति। तो ऐसे माहौल में हम लोग ने इस चुनौती को एज अ पॉजिटिव साइन लिया और हमने कहा अगर हम सही काम करेंगे तो पूरा मेवात की कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से भी जब अर्चना के सामने मेवात रेडियो को लेकर दिक्कतें आईं, तब भी उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। रेडियो मेवात एक गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना अर्चना ने स्मार्ट NGO के नाम से की। स्मार्ट का पूरा नाम है सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। स्मार्ट NGO में ऐसे लोगों का ग्रुप काम करता है जिन्हें मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में काफी अनुभव है। ये लोग ऐसे समुदायों के लिए काम करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। स्मार्ट से जुड़ी मीनाक्षी को भी अर्चना के साथ काम करके अच्छा लगने लगा और साथ ही साथ अर्चना मीनाक्षी की गुरु बनकर उन्हें राह दिखाने लगी। इसके अलावा मीनाक्षी रेडियो मेवात से भी जुड़ी हुई हैं। मैम के मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं एकदम रॉ थी रेडियो के लिए और एक NGO के लिए, और मेरा एक मन भी था कि मैं यहाँ काम करूँ। मैम के साथ मुझे काम करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले मदर स्कूल था, जिसमें हम मेवात की जो माएँ हैं उनको पढ़ाते थे कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, एक मजबूत बन सकती हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अपने जो बच्चे उनके उस तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें रोक सकें। तो अनोखी के बाद अब बात आपके स्वास्थ्य की, यानी बात हमारे खास कार्यक्रम आरोग्यम की, जिसमें हमने बात की देहदान की। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान नारे को आगे बढ़ाया है लेडी हार्डिंग कॉलेज की छात्राओं ने। हमारे देश में हर साल हजारों लोगों को अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आवश्यकता होती है। लेडी हार्डिंग कॉलेज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS पस्सी ने रक्तदान शिविर के साथ अंगदान शिविर आयोजित करने का भी वादा किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं अपने कार्यक्रम आरोग्यम पर। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज की छात्राओं ने तेरी है जमी तेरा आसमां गीत से की।
कार्यक्रम एनडीएमसी सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, भाजपा प्रवक्ता दीपिका शर्मा, एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अतुल मुरारी समेत कॉलेज के सदस्यों और छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बस्सी ने बताया कि दिल्ली पुलिस हर साल दिल्ली पुलिस सप्ताह आयोजित करती है और दिल्ली पुलिस इस बार के पुलिस सप्ताह में पुलिस कर्मियों के लिए रक्तदान शिविर के साथ साथ अंगदान शिविर भी आयोजित करेगी। हम अपने स्टाफ को अवेयर करेंगे और प्रयास हमारा होगा कि मैक्सिमम लोग इसके लिए वॉलंटरीली अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद में चाहे तो वो आँख का डोनेशन दें या ऑर्गन्स का डोनेशन दें या बॉडी का डोनेशन दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 फरवरी को कम से कम काफ़ी आँखें और काफ़ी हमारे जवान अपनी मरणोपरांत बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन या आई डोनेशन के लिए प्लेज लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों है अंगदान और देहदान की आवश्यकता। अंग प्रत्यारोपण, मेडिकल शिक्षा, अंग और देहदान की आवश्यकता इन दोनों स्थितियों में होती है। हमारे शरीर में बहुत से अंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम मरने के बाद भी किसी अन्य शरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार का एक नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया बढ़ेगा तब जब उसे सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, जिसमें देश के हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है। लेडी हार्डिंग कॉलेज की ये छात्राएं आपसे यही सहयोग मांग रही हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैडेवर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपकमिंग डॉक्टर्स इन्हीं बॉडी से सीख सकते हैं। अगर आप आज एक देहदान करेंगे तो हम उससे कुछ सीख कर आगे चलकर कई ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे, और शायद इसीलिए डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आप सब मेरा साथ इस कार्य में ज़रूर देंगे। 361 मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में जो गवर्नमेंट के नीचे है, तो हर एक मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 150 to 200 सीट्स सैंक्शनड होती है। इफ़ यू लुक एट हार्डिंग, उसमें ही 200 गर्ल्स का ये कॉलेज है, तो पर 10 स्टूडेंट्स एक कैडेवर लगता है। So almost per year we require 20 cadavers which need to be dissected. तो दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी आपके रोजगार से जुड़ी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का साप्ताहिकी में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे अपने अगले कार्यक्रम की, जिसका नाम है रास्ते और भी है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके रोजगार से जुड़ी। इस हफ्ते हमने आपको बताया कि आप मार्बल के पेन स्टैंड बनाकर कैसे रोजगार पा सकते हैं। दोस्तों पेन स्टैंड की मांग हर जगह होती है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या फिर घर। कहीं घर सजाने के लिए इसकी जरूरत होती है तो कहीं पेन पेंसिल रखने के लिए। पेन स्टैंड बनाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी है पर। हिंदुस्तान बेशुमार कलाओं का धनी है और हर कला अपने में एक अलग खासियत लिए हुए है। यहाँ सांस लेने वाली जिंदगियां भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि इन बेशकीमती कलाओं के जरिए ही हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ कला और कलाकारों की कमी नहीं। आगरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक महानगर है। विश्व का अजूबा ताजमहल आगरा की पहचान है और ताजमहल की ही तरह यहाँ गोकुलपुरा हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी अपने संगमरमर के बनाए प्रोडक्ट्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ संगमरमर के बनाए सामानों की कमी नहीं है, चाहे सजावटी जानवरों की बात हो या फिर भगवान की मूर्तियों की। यहाँ हर एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक है पेन स्टैंड, जिसको पेन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पेन स्टैंड बनाकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है।
जिसके प्रमाण ये अपने चारों ओर समेटे हुए है। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से जाना जाता है। इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है। आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी की वजह से एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। अगर ताजमहल की बात की जाए तो ये संगमरमर में तराशी कलाकृति है। संगमरमर का नाम फारसी से निकला है, जिसका अर्थ मुलायम पत्थर होता है। आगरा ताजमहल के साथ ही अपने संगमरमर के लिए भी जाना जाता है। संगमरमर के बनाए प्रोडक्ट्स की मांग तो हर जगह होती है, लेकिन ये बनते सिर्फ आगरा में हैं। तो सोचिए, अगर आप भी अपने शहर, अपने गांव में इस काम को सीखकर इसकी शुरुआत करें, तो आप अपने साथ ही कई और लोगों को भी रोजगार देने में कामयाब हो सकते हैं। इस पेन स्टैंड को कच्चा मटेरियल रॉ के लिए झांसी से पत्थर मंगाना पड़ता है। मशीन से कटिंग होती है। मशीन से कटिंग होने के बाद इसको स्वच्छ और साफ बना के तैयार किया जाता है। उसके बाद में इस पर कई तरीक़ा से पेंटिंगें बन सकती हैं। इसमें हाथी भी बनते हैं, ऊँट भी बनते हैं, घोड़े, मोर, चीता, जो भी एनिमल्स पेंटिंग जो भी पसंद हो ग्राहक के लिए, उस तरीक़ा से हम पेंटिंग नियुक्त करते हैं। काम की शुरुआत मेरे फादर ने 1976 में की थी और मेरी शुरुआत 97 में हुई थी। एजुकेशन के टाइम में काफ़ी इंटरेस्टेड काम लगा इसमें अच्छा स्किल है, एक्सपोर्ट का लाइन भी है, मार्जिन अच्छा है। उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में इस बिजनेस में आई। इन पेन स्टैंड्स को बनाने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसके मुनाफे के अनुसार इनको बनाने में वक्त भी ना के बराबर ही लगता है। पेन स्टैंड बनाने में करीब 2 कारीगर का जो होता है, इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है और 100 से 150 गज की अगर कारखाना है, आपके पास जगह है तो उसमें इसको बना सकते हैं। मिनिमम जगह की बात करें तो 10 बाई 10 का अगर रूम भी है तो वहाँ पे एक छोटी सी मशीन लगा के इसको हम बना सकते हैं। यह रॉ मटेरियल हैंडीक्राफ्ट का पेन स्टैंड है, तो बिल्कुल नेचुरल प्योर होता है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। और आपने देखा होगा प्लास्टिक का है या और भी कोई भी डाई का आइटम जो केमिकल से बनते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो किसी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं, स्किन को प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल बने हुए हैं। इसमें पत्थर में कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल का यूज नहीं है, काफ़ी अच्छा होता है। मार्बल के पेन स्टैंड्स को कई तरीकों से बनाया जा सकता है। एक जरिया होता है कि मार्बल को काटकर उसे पेन स्टैंड के आकार में ढाला जाए और दूसरा हम उस आकार को बना बनाया खरीद कर उसमें रंग भर कर उसे आकर्षक बनाएं। रंग भरने के काम में कम सामान लगता है और फायदा ज्यादा होता है। रॉ मटेरियल लगता है जो हम लोग झांसी गौरारा से लेके आते हैं। उसके बाद में इसमें पेंटिंग होता है। पेंटिंग में आपका वाटर कलर लगता है जो मतलब बहुत इजी तरीके से कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। ब्रश लगता है इसमें, फाइनिश टच करने के लिए इसमें वार्निश लगती है जो कहीं भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। नमस्कार।